हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। प्रॉपर तरीके से आप सभी अपनी सभी सब्जेक्ट की क्लास को ले रहे हैं। आज यहाँ पर रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे मैं आपकी यह क्लास शेड्यूल कर रही हूँ। 7 PM पर, 8 PM पर, 2 लगातार, और दिन में आपके लिए मैंने क्लास शेड्यूल की हुई है जहाँ पर हम लोग 12 बजे आराम से एक अच्छी सी क्लास को कर लेंगे। तो इससे कि 3 क्लास आपकी होगी। थोड़ा आप 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के जो समय आपके पास बचे हुए हैं, इन पे हमें जम के मेहनत करनी है ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले आप सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 से 3 बार मल्टीपल रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि आपको नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उन चीज़ को बार बार रिपीट करो, क्योंकि रिपीट करने तो चीज़ें काफ़ी कंटेस्ट होती हैं। आज हम यहाँ पर सोशल साइंस की क्लास करने वाले हैं, काफ़ी दिनों बाद करेंगे, और एक नया चैप्टर, नई बड़ी यूनिट शुरू करेंगे जो कि वैदिक काल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक क्वेश्चंस आपको ज़्यादा, जिस टॉपिक से हमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो टॉपिक हमें मल्टीपल टाइम पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप सीरीज़ देखेंगे, आपको वैदिक काल से संबंधित कई सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहेंगी, इवन आपके तीनों सेट ऑफ सेक्शन के क्वेश्चंस में। आप यहाँ पर करंटली मेरे साथ जुड़े हो, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। अगर पहली बार यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आपके 8 सब्जेक्ट की क्लास बराबर चल रही है। 2023 की नई बैच चल रही है, प्लेलिस्ट पुरानी भी है लेकिन मैं नया आपको पढ़ा रही हूँ, नया आपको बता रही हूँ। सारे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऐड किया जाता है, तो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक काम यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है। इसके लिए समय पर आइए, टेलीग्राम को ज्वाइन। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। पूरी क्लास देखिए, समय पर आइए, एक साथ आइए। फिर कोई प्रॉब्लम होती है, जिस विषय में होती है, जिस टॉपिक पे होती है, वो आप टेलीग्राम पर राम सर से भी बता सकते हैं, पर्टिकुलर अपने नाम के साथ, और वो हमें बता देंगे। अदरवाइज़ आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए, आज का जो टॉपिक है, एक नया सब्जेक्ट इन द सेंस कहेंगे, नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, वैदिक काल, वैदिक पीरियड। इनके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में जानना है, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा लग रहा है लेकिन इसके अंदर जो मल्टीपल चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हमें बड़े बड़े सेक्शन में पढ़नी है। तो आज हम यहाँ पर जिसके बारे में पढ़ेंगे, इस वैदिक काल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इनकी स्थिति, वो स्थिति, इनके सामाजिक तौर तरीके, इनकी कृतियाँ, रचनाएँ, जो बहुत कुछ है वो सारा का सारा हमें खूब डिटेल में पढ़ना है, और इवन खूब डिटेल में करना भी है। पूर्व वैदिक काल क्या होता है, उत्तर वैदिक काल क्या होता है, सब कुछ हमें जानना है। लेकिन शुरुआत जो है वो हम एक एक स्टेप में, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए तब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो है वैदिक सभ्यता। सबसे पहला जो है वो है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में प्रश्न क्या आएगा कि वैदिक काल किसे कहते हैं, वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है, विस्तार में बताइए, चर्चा करिए, वर्णन करिए, लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पे अराइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छे प्रिंट में मैंने यहाँ पर आपको हर नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की। इवन आपकी टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम से क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जल्दी ही मिलेगा। जो भी चीज़ें मेरे पास हैं मैं जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, बट सारे PDF भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन वो पेड रहेंगे। तो आप यहाँ पर फेवरेट हैं तो यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अदर ऑप्शंस के लिए जो क्लास नहीं ले पा रहे वो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता से तात्पर्य भारत में आर्यों के द्वारा प्रारंभिक की गई सभ्यता से है। मतलब ऐसी सभ्यता का मतलब है कि भारत में, इंडिया में आर्य के मतलब कोई एक जाति, एक बड़ा समूह, एक बड़े ग्रुप की बात हो रही है, उनकी प्रारंभिक की गई सभ्यताओं से है। वैदिक सभ्यता का नाम कभी अभी आए तो आपके दिमाग में आर्यों का नाम ज़रूर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? किसका नाम? आर्यों का नाम आपके दिमाग में ज़रूर क्लिक करना चाहिए। सभ्यता से है जो कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद हुआ। हमने इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी और भी सभ्यताओं के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 करके बताया, फिर यहाँ पर लेकर आई। 1 बाय 1 करके फॉलो करके एक स्टेप को चलेंगे तो सभ्यता का मतलब सिविलाइजेशन है, मतलब एक युग है। जैसे आप देखते हो वोट होता है तो कांग्रेस के टाइम की सरकार का क्या था, बीजेपी की गवर्नमेंट का क्या चल रहा है, इसके पहले किसका था, इस तरीके से ये टाइम ड्यूरेशन में चलता है। ये तो मान लो आपके सामने हो रहा है, लेकिन जैसे जनरेशन है, आपके पिता के जनरेशन के टाइम ड्यूरेशन में क्या काम हो रहा है, आपके दादा के परदादा के क्या था,
तो सेम वैसी सभ्यताएं हर बार चेंज होती हैं, हर दशक के बाद चेंज होती हैं, फिर उसमें कुछ काम्स को देखा जाता है। तो वैदिक सभ्यता से तात्पर्य आर्यों का भारत में शुभ आरंभ था। इस भारत में जो आर्यों की कोई पूंछ नहीं थी या आर्यों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, उसकी पहल थी, उसकी शुरुआत थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद हुई है। आर्य प्रजाति जो कि वास्तव में एक भाषाई समूह है, मतलब एक भाषा बोलने वाले समूह हैं, कुछ और अलग नहीं है। ठीक है, भारत से बाहर आई हुई मानी जाती, ये कहा जाता है कि इंडिया की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन भारत से मतलब बाहर से भारत में आई हुई है। हालांकि यह निश्चित तौर पर नहीं कहा सकता है आर्य भारत से बाहर से आए हैं, यही के मूल निवासी, क्योंकि वो एक जाति है, ग्रुप है, समूह है, कोई बॉर्डर या कोई वैसी चीज़ें तो बटी नहीं थी, आज बटी हुई हैं। आज लोग मतलब समझ रहे हैं कि ये बाहर से हैं, विदेशी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो कहा जाना ना कहा जाना इसमें एक मतभेद है, लेकिन हम बहुत परेशान नहीं हुए क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो बता रहे हैं। ठीक है, आए दुनिया में किसी क्षेत्र से आए, इस विषय में इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कोई कहता है कि हाँ आए हैं, कोई कहता नहीं यहीं के थे, तो इसलिए थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं। इतना भी स्पष्ट है कि वैदिक सभ्यता का अध्ययन दो बड़े बड़े भागों में डिवाइड है। पूरी कंप्लीटली हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे, इस सिविलाइजेशन के बारे में जितनी बातें हम जानेंगे, चाहे वो हमको वन वर्ड के क्वेश्चन में आए, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव में आए, वो विकल्पी में आए, चाहे वो हमको लिखने को 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, आपको वैदिक सिविलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस की चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर। तो यहाँ पर जो डिवाइडेशन है, जो दो चीज़ें डिवाइड है, वो 2 भाग की हैं। 2 मेजर बड़े बड़े सेक्शन में वो चीज़ें डिवाइड हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल। पहला क्या है? पूर्व वैदिक काल। तो इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल का मतलब क्या है? इसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे पूर्व वैदिक काल में क्या क्या आएगा मैं खूब डिटेल में बताऊँगी। अभी तो आपके सामने थोड़ी सी बात रख देती हूँ, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है, उससे रिलेवेंट है, तो समझने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पूर्व वैदिक काल की अगर बात हो रही है, पूर्व वैदिक काल क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। कभी कभी ये दे देता है कि ऋग्वैदिक काल के और नाम बताइए, तब आपको ये बात वहाँ पर टिक करनी होगी, लिखनी होगी कि वो पूर्व वैदिक काल है, क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। जो रचना हुई थी ऋग्वेद की, वो कह सकते हैं कि इसी काल में हुई थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो है ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी, तो ऋग्वैदिक काल में। बहुविकल्पी में ही आएंगे, 15 आपको इस पेपर में बहुविकल्पी आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। 50 नंबर का पेपर होगा, 40 प्रश्न टोटल आएगा, और बहुत अच्छा नंबर जो बच्चे 90% टारगेट अचीव करते हैं, वो 50 नंबर के तीनों पेपर में भर भर के लिखते हैं, सही लिखते हैं। कुछ कुछ बच्चे मल्टीपल कॉपी भी लेते हैं, तब जाके कहीं उनको 42-45 ऐसे हाईएस्ट नंबर मिलता है, और जो 25 वाले होते हैं उसमें 18-20 ऐसे आसपास में पा के उनका मेरिट बनता है। तो आपको टारगेट पास होने का नहीं रखना है, मेरिट लिस्ट की लड़ाई है। जब तक अभी कोई नया नियम नहीं चेंज होता है, जो भी है, तो आपको उस लेवल से सोचे काम करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है? नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा देखो। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। जहाँ पे फंस रहे हैं उसको पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। रचना होने के कारण, क्योंकि ऋग्वेद पहला वेद कहा जाता है, प्राचीनतम वेद कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो नाम जो है उस काल से उस वेद का एकदम मिलता जुलता रख दिया गया, जिसका तिथि निर्धारण साधारण तौर पर 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया। सोशल साइंस में एक बड़ी दिक्कत की बात है। दिक्कत क्या है कि जो डेट्स होती है ना, वो भी इतनी ज़्यादा पूछी जाती है, उनके रचनाकारों के नाम, उनके इतिहासकारों के नाम, खोदने वाले जितने भी इन लोगों के नाम बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए करनी है कि ये टाइम ड्यूरेशन जो है, ये आपको अगर बहुविकल्प मल्टीपल में चेंज करने को पूछ लेता है तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए ये टाइम ड्यूरेशन 100% जो है, ये स्टेज ऑफ पीरियड जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो पूछ लेना। दूसरा जो है वो है उत्तर वैदिक काल। पूर्व मतलब पहले जो काल रहा उसको पूर्व नाम रख देगा, क्योंकि पहला उत्तर पूरब होता है, दूसरा उत्तर है पीछे का। तो यहाँ पर है कि इसमें अन्य 3 वेद, मतलब पहले वाले में आप जानते हो 4 प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहला सिर्फ ऋग्वेदिक वाला जो ऋग्वेद का है, वो ऋग्वेद काल की बात हो रही है।
तो टाइम ड्यूरेशन और जो भी चीज़ें नाम वगैरह वगैरह है वो उसमें मेंशन है या उसके बारे में जानना है, उसी के बारे में डिटेल है। लेकिन सेकंड वन जो है उसमें 3 चीज़ें हैं, आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनकी रचना हुई है। और ये भी वेद बड़े बड़े हैं। 4 वेदों को पढ़ो, बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअल जीवन या लाइफ क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं, बट कोई करता नहीं है और समस्याओं से सब घिरे रहते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे फिर कभी। तो उत्तर वैदिक काल में भी 3 चीज़ें रचनाओं की ध्यान रखना। रचनाएं दोस्तों बहुत आती हैं, इन रचनाओं के बारे में, इनके मतलब कि इस रचना में क्या दिया गया है, किसने खोजा है, किसने किया है, ये सब अलग अलग से पूछा जाता है। तो थोड़ा जम के इस चैप्टर को पढ़िएगा, मैं इसीलिए आपको एश्योर कर रही हूँ। रात में 7 बजे, रात में 8 बजे, दिन में दोपहर में 12 बजे, ये 3 टाइम क्लास चलेगी। और एक क्लासेस बाय शालिनी पे क्वेश्चंस भी होंगे, जो हमारा एक चैनल और है वहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो मैं मल्टीपल काम आपके इस 1.5 महीने में अब करूँगी। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए जब तक अब एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्लियर? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्विक ईच एंड एवरीवन, फटाफट क्लासेस को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। कोई दिक्कत लगती है, आपको प्रॉब्लम होती है, आप पूछेंगे, आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। आपको बस फेथ रखना होगा कि नहीं, हाँ जेन्युइन है चीज़ें, पढ़ के देखते हैं, करके देखते हैं। चलिए जल्दी से, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो एक लाइक तो बनता है। अब तो मैथ भी रेगुलर हो रहा है, वो भी लाइव। पेपर्स करवाने हैं, वो भी होंगे बीच बीच में, अब पेपर भी होंगे 2-3 दिन में। क्वेश्चन जितना लगवा दे, थोड़ा परसेंट के आगे तक का बढ़ा दे, फिर क्वेश्चन करवा, आधा कोर्स कवर कर ले फिर, ठीक है। होपफुली सभी ने कर लिया होगा और सबको समझ में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आएगा। बातें कम करते हुए अगर समझेंगे तो समझ ले रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख ले जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। एक बार में सोचिए कि याद हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग रोबोट नहीं, इंसान हैं, ठीक है। अब जैसे पहले वाले में क्या था, जो टाइम ड्यूरेशन था वो बताया था। अब यहाँ पर देखो 1000 से 600, तो 1000 तक ये चला। अब 1000 ईसापुर से लेकर 600, तो यही मल्टीपल चॉइस में आएगा। ये वाला भी आ सकता है, दोनों से कोई एक आ सकता है, दोनों आ सकता है। तो बहुविकल्पी यहाँ से तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते मैं एक चार्ट दिखाती हूँ। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का मतलब होता है कि वैदिक काल के बारे में जो भी साहित्यों से, लिटरेरी सोर्स से आपको उनकी जानकारी मिलती है कि ये चीज़ें इसमें हुई थी या ये चीज़ें ऐसे की गई थी, तो सोर्स तो आप पढ़ रहे हो, स्रोत से तो आप पढ़ रहे हो, तो वही आपका ये लिटरेचर के फॉर्म में आता है, यानी कि वैदिक लिटरेचर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला जो है वो है ऋग्वेद। वैसे भी आप जानते हो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सबके नाम याद कर लो। तो पहला जो एक स्रोत है, पहला जो एक बड़ा रिसोर्स है वो है ऋग्वेद। नाम बहुत प्यारा है और बहुत सारी चीज़ इसमें क्या है, यह कुल 1028 सूक्तों का संग्रह है। ये एक MCQ क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये हमेशा पूछा गया है, तो इसको तैयार रखिएगा। इन्हें ऋचा कहते हैं, इन्हें ऋचा कहते हैं। यह ऋचाएँ कुल 10 मंडलों में अर्थात अध्याय में विभक्त हैं। 10 मंडल कहिए या 10 अध्याय कहिए, ये इसमें टोटल 1028 सूक्त जो है वो डिवाइड है। इस प्रकार से अगर देखा जाता है, इस रेशियो से हम देखते हैं, समझते हैं, तो इसमें कुल 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ये 4 वेदों में प्राचीनतम है, सबसे फेमस है, सबसे पहला है, सबसे प्राचीनतम है, सबसे विशाल है, सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको एक MCQ बन जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लियर? एक मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। दूसरा देखते हैं सामवेद। सामवेद का मतलब क्या है, ये गाए जाने वाली रचनाएं, जो रचनाएं होती हैं ना, जो रचनाएं लिखी गई, इसमें तो क्या था कि सब लिख लिख के बना दिया क्या, लेकिन इसको कोई गाए, इस पर कोई काम करे, तो वो जो गाने का वगैरह है, गीत वगैरह जो उसमें ऐड की गई है, अभी तो वो पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, जस्ट अ थ्योरी फॉर्म, जस्ट अ थ्योरेटिकल फॉर्म। लेकिन आप देखोगे अब वो चीज़ें क्या होती हैं, उसमें आप थोड़ा सा संगीत और थोड़ा सा गीत, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ों को उसमें ऐड किया गया, उसको थोड़ा और अच्छा बनाया गया। कोई चीज़ सादी लिखी हुई है तो नहीं समझ में आ रही, तो लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ म्यूज़िक ऐड करो तो यार इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो कुछ ऐसा ही जो ये मंत्र है, मतलब थोड़ा सा गान वान है, जैसे मंत्र, वो मंत्रोच्चारण होता है, देखो धुन में होता है ना, वो चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। बात समझ में आई? उम्मीद है आई होगी, क्योंकि शालिनी क्लास स्टूडेंट काफ़ी ब्रेव और तेज़ है, थोड़ा ढंग से तो हो जाएगा।
नेक्स्ट है यजुर्वेद। यह यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में, मतलब गायन वाले भी चीज़ें इसमें हैं और पद्य वाली भी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें यज्ञ जो कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ, विधि विधान और शादी ब्याह, फलाना ढिमकाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखे हो। तो वो सारी चीज़ों में ये ध्यान रखना है कि उसमें जो ये पंडित वगैरह लोग गाते हैं, मतलब हवन मंत्र पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो देखो एक धुन में निकलता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते वो आदत हो जाती है। तो वो चीज़ों के बारे में कैसे यज्ञ करना है, कैसे हवन पूजन विधि विधान, हर कार्यक्रम में क्या कब कैसे होता है, वो सारी बातें उसमें दी गई हैं। तो इसलिए लोग उसको पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ से छोटे छोटे अध्ययनों किताबों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अथर्ववेद क्या होता है? यह तंत्र मंत्र रोग निवारण जादू टोना का संग्रह है। आयुर्वेद का जन्म अथर्ववेद से ही हुआ। जो आयुर्वेद है, आप आयुर्वेद के बारे में तक कुछ जानते हो, बाबा रामदेव को देखो, बहुत लोगों, तो ये सब क्या है? ये 4 वेदों में सम्मिलित नवीनतम वेद है, सबसे नया है। इसमें मंत्र, जादू टोना टोटका, भूत प्रेत पिशाच नागिन सांप, जो भी कुछ है सब इसी में है। इसी में भूत झाड़ने वाला, जगाने वाला, नज़र लगाने वाला, टोटका टोना, जितना कुछ भी है वो सब इसमें दिया गया है। तो ये चारों की अलग अलग बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। एक नोट है, महर्षि वेद व्यास को वेदों का रचयिता और संकलनकर्ता माना जाता है। जो महर्षि वेद व्यास है, इन्हीं को हम वेदों का रचयिता कहते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, थोड़ा सा इन पे काम करिए, थोड़ा सा इन पे सीखिए, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अपने यहाँ। चलिए, आज की एक शानदार सी क्लास मैंने यहाँ पर दोबारा ली, आपको सिखाया, एक नया टॉपिक बताया। अगर क्लास ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ऐसा तब तक के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट करेंगे, आप लोग समय पर क्लास को अपनी अटेंड करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।